में बॉलीवुड की, राजनीति की और हम सबके बीच की खबर बना हुआ है। खबर क्या है भाई साहब? एक घोटाला हुआ है 5,000 करोड़ रुपए का। 200 करोड़ रुपए एक शादी में भी खर्च हुए हैं और रणबीर कपूर को ईडी का नोटिस भेजा गया है। कुछ इस तरह की घटना है जिसको आज के सेशन में हमें आपको बताना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के स्कैम्स की खबरें हमसे सुनी होंगी, चाहे हर्षद मेहता हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे तेलगी हो। इन सब के बारे में हमने कभी ना कभी कोई ना कोई सेशन आपसे करके स्कैम की बातें की हैं। लेकिन आज जिसकी बात कर रहे हैं, अभी उसके स्कैम को प्रूव होने में भी संभवतः टाइम लगे, लेकिन कड़ियां खुलते खुलते बॉलीवुड के कलाकारों तक पहुंच गई हैं। इनमें से ये न्यूज हाईलाइटेड तब होकर बाहर आई जब रणबीर कपूर को ईडी के द्वारा नोटिस भेज दिया गया कि भैया चले आइए, आप लोगों की आज चर्चा करनी है, आप लोगों से कुछ पूछना है। ठीक है साहब, खबर ये होती है रणबीर कपूर के बाद में कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान, इन सबको भी समन कर लिया गया है, यानी कि बुलावा भेजा गया है ईडी के द्वारा कि चले आओ, कुछ बातचीत करनी है। ठीक बात है साहब। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते रणबीर कपूर को बुलाया गया। हम सारी बातें बताएंगे, लेकिन उसमें जिस कहानी का सबसे बड़ा किरदार होने जा रहा है वो है एक बैटिंग एप्लीकेशन, जो कि आजकल आप बहुत सारे टीवी विज्ञापनों में फिल्म कलाकारों को, क्रिकेटर्स के अंदर सबको विज्ञापन करते हुए जिस चीज का देखते हैं, उनमें बैटिंग ऐप में एक एप्लीकेशन है महादेव बुक, और महादेव बुक ने कईयों को बुक करवा दिया है। आज के सेशन में चर्चा करेंगे, डिटेल से सारी बातें बताएंगे। और ऐसी स्थिति में ना, जब भी कोई सट्टा खिलाने वाला एप्लीकेशन आए तो दिमाग में यही सबके ख्याल आता है कि मुझे अमीर कैसे बनना है। अमीर बनने के लिए नॉलेज की आवश्यकता है। जो तरीका दूसरा दिखा रहा है उस पर चलने की नहीं, खुद से खुद को डेवलप करने की जरूरत है। इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए समय नहीं है तो पढ़ाई किसी के द्वारा की हुई आप सुन तो सकते हैं। सुनाने के लिए है कुकू एफएम, जो कि आपको बताता है साइंस क्या है अल्टीमेटली अमीर होने की। अच्छा, साइंस को समझने के लिए संभवतया आपको किताब पढ़ने की फुर्सत ना मिले तो एक ऐसी किताब जिसे 4.1 रेटिंग मिली हुई हो, ऐसी रेटिंग जिसे बड़े बड़े लोगों के द्वारा अपने द्वारा रेट किया गया हो, बेहतरीन रिव्यूज के साथ में 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग दी गई हो, 2,500 से ज्यादा लोगों ने जिसे अपने द्वारा रेट किया गया हो, इसका मतलब किताब में दम होगा। बैटिंग से भले ही आप अमीर ना बने, लेकिन आपको यदि समझ में आ जाए कि अमीर बनने की साइंस क्या है अल्टीमेटली, तो उसको सुन लीजिए, क्योंकि इतने सारे लोगों के द्वारा उसका रिव्यू दिया गया है। एनीवे, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अल्टीमेटली आपके द्वारा अमीर बनने में किसी और की मदद नहीं लगती है, आपकी अपनी मदद लगती है। आपको सीखना होगा कि आपके लाइफ में क्या परिवर्तन होना है। आपको सीखना होगा कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी। आपको सीखना होगा आपको पॉकेट मैनेजमेंट कैसे होगा। फर्जी इन्वेस्टमेंट जो आप इधर उधर करके चल रहे हो कहीं, वो तो बेकार नहीं चल रहा है। अल्टीमेटली सेल्फ हेल्प करिए, और सेल्फ हेल्प केवल फाइनेंस में नहीं होती है, आपकी एक्सरसाइजेज में भी हो सकती है, फिटनेस गोल्स में भी हो सकती है, धार्मिक मंत्रोच्चार में भी हो सकती है। जहां से आप अपनी हेल्प कर सकते हैं करिए, क्योंकि ओवरऑल जब आप डेवलप होते हैं तब आपकी सेल्फ हेल्प कंप्लीट होती है। और ये करने में आपको एक ऐसी किताब के बारे में मैं बता रहा हूं, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूं जो मेरी नजर में पूरी तरह 5 स्टार है। नाम है जिसका कुकू एफएम, जिसे 15 लाख से ज्यादा एक्टिव हिंदी सब्सक्राइबर्स सुन रहे हैं, और रोजाना 45 लाख से घंटे से अधिक का कंटेंट जिस पर सुना जा रहा है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है, जहां पर पहुंचिए, अपने लिए इसे डाउनलोड करिए और यहां से बैठकर पूरी तरह से जैसी भी ऑडियो बुक्स आपको सुननी है सुनिए, क्योंकि इसमें कई तरह की ऑडियो बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। इसका महीने का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज में है, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आपको यह 49 रुपीज में प्राप्त हो जाता है। तो आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूं वो सट्टेबाजी की है, लेकिन सट्टेबाजी कोई इंटेलिजेंस ही नहीं है, आपको ठगने के लिए ही सट्टेबाजी बनाई गई है। लेकिन उससे पहले किताब सुनकर के अगर कुछ भला कर सकते हैं तो कोको एफएम का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चलिए आगे की कहानी सुनाते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक लड़का है, उसकी शादी हुई है और उसकी शादी में 200 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। शादी कहां हुई है सर? शादी तो अभी उदयपुर में भी हुई थी, राघव चड्ढा जी की परिणीति चोपड़ा के साथ में। क्या कोई वैसी शादी तो नहीं है भाई? शादी शायद उससे भी बड़ी शादी कहलाए। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस डेस्टिनेशन पर शादी की गई है वहां का खर्चा पब्लिक में है कि 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कहां पर हुई है यह शादी? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में जो जगह है जिसका नाम है दुबई, वहां पर शादी में लोग जो बुलाए गए, गेस्ट बुलाए गए,
उन्हें बकायदा हवाई जहाज से नहीं साहब, हवाई जहाज भी वो जो कि पर्सनल प्रकार का हो, प्राइवेट जेट, उससे रिश्तेदारों को भारत से भरकर दुबई बुलाया गया। नाच गाने की व्यवस्था की गई, परफॉर्म करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुलाया गया। किसी शादी में इतनी रईसी दिखाई जाए तो संभवतया आपकी आंखें भी खुल जाएंगी कि यार इतना पैसा कहां से आ गया इस आदमी के पास, और कौन है भाई ये जो इसने इतना पैसा खर्च कर दिया है। तो बस ऐसी ही स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय की नजर पहुंची एक शादी पर और उसके बारे में हुए खर्चे पर कि यार ये 200 करोड़ रुपए खर्च करने वाला भाई है कौन। नाम निकल के आया सौरभ चंद्राकार का। सौरभ चंद्राकार की शादी थी। सौरभ छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं। सौरभ ने अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ मिलकर एक वो बनाया था एप्लीकेशन जिसका नाम था महादेव ऑनलाइन ऐप, और इस ऐप पर ऑनलाइन सट्टा लगाया जाता था। ये दोनों कलाकार हैं। इन दोनों के द्वारा बनाया गया एप्लीकेशन था और इस एप्लीकेशन के निर्माताओं में से एक की शादी थी और एप्लीकेशन के निर्माताओं की शादी की झलक देखकर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि शादी कितनी भव्य रही होगी। सी बीच के किनारे एक 5 स्टार होटल जिसमें कि मनपसंद के क्यूजिन्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो किसी के रिश्तेदार नहीं हैं, बुलाकर केवल मनोरंजन के लिए जिन्हें बुलाया गया हो कि यार आज हमारा मन कर रहा है इस कलाकार को परफॉर्म करवाने का, तो बोलो बुला लो यार। शादी के अंदर लेके रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, सबको बुला बुला करके बढ़िया नचाया गया कि सर प्लीज बड़ा सा परफॉर्म करिए, यहां पर हमारे आए हुए मेहमानों को लगना चाहिए कि हमारी शादी है। ये वाली फीलिंग दिला रहे थे सौरभ चंद्राकार। आप फिल्म के मतलब फिल्म के से सेट जैसा दिख रहा है, यह है पूरा की पूरा शादी का मंडप और शादी के लिए तैयार हुआ होटल। कोई बात नहीं साहब, अब जब शादी होती है तो स्वाभाविक सी बात है पैसे का भुगतान भी किया जाता होगा। आपके दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताइए, ये जो बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जब इन्हें शादी में बुलाया जाता है, ये रिश्तेदार तो किसी के हैं नहीं कि शादी में इसलिए आए हैं कि साहब मामा लगते थे कि फूफा लगते थे पहुंच गए, तो बोले फिर ये पैसे के रिश्तेदार हैं, पैसा लिए और पहुंच गए। तो साहब बड़ा सवाल ये है कि पैसा इन लोगों के पास में पहुंचता कैसे है। हमने कहा पहुंचना तो नियम से वैसे ही चाहिए जैसे आप और हम तक आता है, ऑनलाइन अकाउंट के माध्यम से आप तक पैसा आना चाहिए, नंबर 1 तरीके से पेमेंट होना चाहिए। कहानी निकलकर यहां कुछ और आती है। कहानी क्या निकल कर आती है, इस शादी में जितने भी परफॉर्मर्स थे उनके पास जो पैसा पहुंचने का तरीका था वो हवाला था। जी गुरुजी ये हवाला क्या होता है? हवाला जो हवा में आए वो हवाला। बोले कैसे? देखिए क्या है कि अगर आप में से किसी को भी अपने अकाउंट में पैसा चाहिए तो संभवतः आप किसी भी कंपनी से, किसी भी बैंक से, कहीं से भी देश से पैसा लें, आप सरकार की नजर में होते हैं, आप सरकार आपके बारे में जानती है कि यह पैसा आया है। लेकिन हवाला वो तरीका है जब सरकार को पता ना चले कि आप तक पैसा आया है। अब बोले वो कैसे होता है? लोग कैश में डील करते हैं। कैश में कैसे डील करते हैं? अजी साहब आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, बड़े बड़े कैश के बक्से भर भर के, बैग भर भर के लोगों तक पैसे पहुंचाए जाते हैं। सर लोग ऐसा क्यों करते हैं? अकाउंट में रहे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंट में रहे तो उसका 40% आपको सरकार को देना पड़ता है। पहले तो आप सैलरी स्लैब में आ जाएंगे, स्लैब के अंदर जो आपका स्लैब चल रहा है उस स्लैब के साथ साथ कोई ना कोई आपके ऊपर और टैक्सेशन, सुपर रिच टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स लगाकर आपसे पैसा वसूल लिया जाएगा। और चूंकि ये वन टाइम पैसा है इसलिए लोग सोचते हैं कि एक बार लेकर प्रॉपर्टी में डाल दो, क्योंकि प्रॉपर्टी में ऑलवेज 100% कोई नंबर 1 का पैसा अभी तक तो लेता हुआ दिख नहीं रहा है। हाँ कुछ बताते हैं डेवलपर्स की हम साहब लोन करा के 100% पैसा लेते हैं, लेकिन आप उनसे भी बात करिए कि भाई यार सुनो ना, कितना नंबर 1 से लोगे, कितना नंबर 2 से लोगे, वो भी सेटल हो जाते हैं। यानी पैसा कहीं ना कहीं तो कंज्यूम हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जो कैश घूमता है, ये कैश घुमाया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि पूरी तरह से इन धंधों में लिप्त है गहराई से। दुबई को बड़ी सारी कंपनियों ने अपने लिए एक तरह से समझिए आरामगाह बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां की सरकार इस प्रकार का टैक्स लेती ही नहीं है, इसलिए लोगों को टेंशन ही नहीं होती कि अकाउंट में पैसा आए तो कोई टेंशन है। इसका मतलब यह हुआ कि दुबई में किसी ने अगर कंपनी खोली, सारा पैसा कंपनी के अकाउंट में चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दुबई की सरकार 5% टैक्स अधिकतम लेती है। ऐसी स्थिति में आपने कई बार ऐसी खबरें सुनी होंगी कि हमारे देश से बहुत सारे करोड़पति दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। दुबई शिफ्ट हो रहे हैं कारण वहां जाकर अपनी कंपनी को रजिस्टर करा लो, वहां पर से टैक्सेशन। अब दिक्कत केवल यह है कि वहां जो पैसा पहुंच गया, जो आपने पहुंचा दिया, वो वापस कैसे आएगा? भाई पहुंचा करके तो आपको इंडिया पहुंचाना है, रणबीर कपूर को नचाना है कि कपिल शर्मा से हंसाना है कि सनी लियोनी को नचाना है, इन सब के लिए पैसा इंडिया वापस भेजना है।
इंडिया वापस अकाउंट से भेजेंगे तो दिक्कत इन लोगों को हो जाएगी कि यार इतना पैसा क्यों दें। ऐसी स्थिति में इनकी व्यवस्था रखी गई। क्या इन्होंने तरीका क्या अपनाया, बहुत सारे ऐसे लोगों के अकाउंट अपने पास नंबर ले लिए जो कि गरीब प्रकार के थे। जैसे कोई बेचारा छोटा जनधन अकाउंट खुलवा करके कोई सब्जी ठेली वाला चल रहा है, या कोई छोटा दुकानदार है, किराने की दुकान चलाता है, या कोई लेबरर है, कोई मनरेगा का मजदूर है। इस प्रकार के लोगों के अकाउंट नंबर अपने पास ले लिए। इस स्कैम की शुरुआत कैसे होती है वो सुनिए। बड़े समझदारी से ये दुबई में बैठकर अपने यहां से पैसा इन छोटे छोटे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं, और कोई बड़े भैया उन अकाउंट्स में से पैसा निकालकर, कैश निकालकर यहां पर इन लोगों के घर पहुंचा देते हैं। यानी कि प्रक्रिया में इंडिया पैसा आया, और इंडिया के जिस राज्य में पैसा आया उसका नाम छत्तीसगढ़ था। कहानी में थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ भी आएगा। आपको जो महादेव दिख रहे हैं यह कंपनी का नाम है, महादेव के नाम पर काम हो रहा है। क्या काम होता है, चलिए अब आपको काम बताते हैं। महादेव के नाम पर काम करने वाली है कंपनी, महादेव के नाम पर जुआ खिलाती है, बैटिंग कराती है। आप पूछेंगे कैसी बैटिंग? हमने कहा भाई आप लोग क्रिकेट में बैटिंग समझते हैं, लेकिन आजकल इंडिया में इतने तरह के बैटिंग एप्लीकेशन आ चुके हैं कि हमको एक बार यह समझाने में दिक्कत आ गई कि ये स्किल का गेम है कि ये पैसे का सट्टा गेम है। आपको याद होगा शुरुआती दौर में हमने, जब अंकित इंस्पायर इंडिया शुरुआती दौर में था, तो हमने भी कुछ ऑनलाइन स्किल गेम के ऊपर, जिनमें से कुछ के नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि फिर ऑफेंस हो जाएगा, लेकिन कई नाम थे जिनका हमने प्रचार प्रसार किया था। शुरुआती दौर में हमने प्रचार प्रसार किया तो कुछ बच्चों ने वहां पर हमसे आकर के अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। बोले सर देखिए, आप मानते हैं कि ये स्किल गेम है, लेकिन आदमी यहां आ लालच में ही रहा है कि उसे 2 का 4 मिलेगा। अल्टीमेटली ये लालच उसे सट्टे की तरफ प्रेरित करता है, इसलिए आप ये मत करिए। और हमने तब से अपने ऊपर ये प्रतिबंध लगाया कि हमने कहा यार चाहे जो भी हो जाए, जब नाम अंकित इंस्पायर इंडिया है तो फिर बच्चों को किसी भी तरीके से कोई गलत मैसेज ना जाए, हमारे जो जानने वाले हैं उन तक कोई गलत मैसेज ना जाए। हमने वो काम अपनी तरफ से शुरुआती दौर में रोक दिया। लेकिन इंडिया में शायद ही कोई बड़ा सेलिब्रिटी, शायद ही कोई बड़ा फिल्म कलाकार ऐसा हो जो बैटिंग एप्लीकेशंस के लिए काम ना कर रहा हो। बड़े तरीके से लोग मोटिवेशन दे रहे हैं, लोगों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। इस फिल्म, इस जो महादेव की बात जिसकी हम कर रहे हैं, इसमें आतिफ असलम जैसे ना जाने कितने सारे कलाकारों को, भारती सिंह, नेहा कक्कड़, भाग्यश्री पुलकित, कृतिक हरबंदा जैसे कलाकारों को जिसमें बुलाया गया था। इस पूरी कहानी के अंदर जिस एप्लीकेशन की कहानी निकल कर आई वो महादेव बुक एप्लीकेशन था। और यह एप्लीकेशन लोगों से पहले सट्टा खिलाकर, जैसे क्रिकेट में पैसा लगाते हैं, बताइए कौन सी टीम जीतेगी या कौन सी टीम हारेगी, या कौन सा खिलाड़ी कितना रन बनाएगा, कौन सी राजनीतिक पार्टी जीतेगी, इस तरह से लोगों से पैसा लगवाती है और उनको लालच देती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं, चिंता मत करिए। बेचारे लोग अपना पैसा इसी उम्मीद में लगाते हैं कि 2 का 4 मिलेगा, पैसा डूब जाता है, फिर लगाते हैं कि नहीं आज नहीं कल मिलेगा, आज मेरा लक खराब है, और ये एक लत डाल देते हैं। ऐसी स्थिति में ये कंपनी उसी लत का फायदा उठा करके इन लोगों का शोषण कर रही थी। अब कहानी में फिर ट्विस्ट आता है कि सर एक बात बताइए, बाकी तो सब सही है, रणबीर कपूर तक बात कहां से पहुंच गई? हम तो रणबीर के चक्कर में आपका ये शो देखने आ गए। हमने कहा बात यहीं से पहुंच गई, क्योंकि ईडी को लगा कि रणबीर भैया आपके पास पैसा कहां से आया ये बताइए। इसी कारण से ईडी ने बुलाया। बोले सर मैंने प्रचार किया था, मैं शादी में गया था। बोले ठीक बात है, शादी में गए थे, अच्छी बात है। पैसा ऑनलाइन आया था कि आपके पास हवाला से आया था? सर मैं अपने वकील से पूछकर आपको जवाब दूंगा। ऐसा इन्होंने कहा जब इनको बुलाया गया, ईडी के दफ्तर से इनको बुलावा भेजा गया कि भाई साहब पैसा कहां से आया, पैसा कहां से आया, इनके पास जवाब नहीं है। ऐसा अभी मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है, मेरी कोई रणबीर से जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अभी कहा जा रहा है कि 14 से 15 सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्हें आने वाले समय में समन जारी किया जाएगा पूछने के लिए कि पैसा पहुंचा कैसे। आप शादी में गए थे, आप नाचे थे, आप गाए थे, पैसा कैसे पहुंचा, बस ये बताइए। क्योंकि हमें यह पता है कि महादेव ऐप के द्वारा बैटिंग कराई जाती है और वो पैसा यहां पर घुमा के भेजा जाता है। ठीक है साहब, ये हो गया महादेव ऐप, जो इस प्रकार से आईपीएल वगैरह और अब आज भी चल रहा है, ये महादेव बुक ऐप के नाम से चल रहा है। यूएई में बल्कि बढ़िया तरीके से ये काम कर रहा है। इसके बनने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है।
दो सट्टेबाजों ने ही बनाया था। मतलब ये जो दोनों के दोनों चंद्रा और ये दोनों नाम जो उप्पल करके दोनों लोग हैं, ये पहले खुद सट्टे में 10-15 लाख रुपए हार गए थे। 2019 से पहले खुद सट्टेबाज हुआ करते थे। बैटिंग एप्स में पैसा हारने के बाद इनको लगा यार अपन पैसा कमाने की सोचते हैं, तो इस प्रकार से इन्होंने अपने लेवल पर यह काम किया। और आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में इनके 30 से बड़े सेंटर चलते हैं। 10 लाख लोगों का ये सट्टा लगवाते हैं। पैसा वापस निकालने के लिए छोटे छोटे लोगों के अकाउंट में पैसा डालकर वापस निकालते हैं। आपको लगेगा फिर ये फ्रॉड कैसे हुआ? सट्टा तो सभी खिलवा रहे हैं, सट्टा सभी खिलवा रहे हैं, सरकार उनके ऊपर कोई पाबंदी क्यों नहीं लगाती? इसी पर पाबंदी क्यों लगाने की बात चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल जो कि मेरा भी रहेगा, आपका भी रहेगा, और मैं उसका जवाब अंत में दे भी दूंगा। कईयों को यह लगेगा कि जब यह गुनाह है तो सरकार बजाय रणबीर कपूर को पकड़ने के अपने उस मंत्री को क्यों नहीं पकड़ती जिसने सट्टा ऐप को परमिशन दे रखी है। बस यहां पर आकर के बहुत बड़ा एथिकल डायलेमा फंसता है कि ऐसा क्या है कि आपके द्वारा इतने सारे एप्लीकेशंस चलाए जा रहे हैं। सरकार जो है चाहे लेकर के कोई सा भी एप्लीकेशन, ड्रीम 11 ले लो और जाने कौन कौन से 11 चल रहे हैं, है ना, प्रोबो देख लो, या कोई सा भी एप्लीकेशन चले जा रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से अपने एप्लीकेशन का प्रचार कर रहा है लोगों को सट्टा खिलवाने के लिए। सरकार को जब पता है कि यहां पैसा लगता होगा, अगर ये स्किल गेम नहीं है, इसमें लोगों का पैसा लगता है, वापस नहीं आता है, खिला क्यों रहे हो? फिर आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए। सरकार जवाब क्यों नहीं देती? सरकार के पास क्या जवाब है मैं दे देता हूं आपको। सरकार के पास जवाब है कि भैया देखिए, ऐसे तो हमें पता है कि शराब बुरी चीज होती है, लेकिन हम शराब की दुकान भी तो चलाते हैं। तो सर शराब की दुकान क्यों चलाते हो आप? अरे भाई इसलिए चलाते हैं ताकि तुम जहरीली शराब पीकर ना मर जाओ। हम तो तुम्हारा तब भी ध्यान रख रहे हैं कि पियो तो कम से कम ढंग की शराब तो पियो। वाह, मानना पड़ेगा सर। ऐसा एक बात बताइए, फिर तंबाकू पर रोक क्यों लगाते हो? और रोक लगाते हो तो फिर दुकान पर क्यों बिकवाते हो? क्योंकि आप तो बड़ा टैक्स वसूलते हो। अरे देखो भाई, हमें चिंता है तुम्हें कैंसर ना हो जाए, लेकिन कैंसर हो तो कम से कम हमारी तरफ से अगर पैसा मिले, हमें टैक्सेशन मिले, तो तुम्हारे इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल तो खोल सके। बहुत सही सर। अच्छा सर, बाय द वे, आपने सेंसर बोर्ड बनाया हुआ है जो फिल्मों के अंदर सेंसर करने का कार्य करता है कि दृश्य अश्लील है कि नहीं, 18 साल से ऊपर को दिखना चाहिए कि नहीं। सर आपके सेंसर बोर्ड वालों को नहीं दिखता क्या कि कोई फिल्म कलाकार धूम्रपान कर रहा है, दारू पी रहा है, तो उसे रोकें क्योंकि समाज में गलत असर जाएगा? दिखता तो है हमें, लेकिन फिल्म नहीं चलेगी तो टैक्स कैसे आएगा? हमको तो टैक्स चाहिए। बोले सर बात तो सही कह रहे हो आप, लेकिन आप वहां पर एक लाइन लिखते हो, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो जो आप लिखते हो ना, वो इतना फर्जी टाइप का होता है कि उसको देखता ही नहीं है कोई। वहां पर बैठ करके हीरो को देख रहा होता है कि वो कैसे धुएं के छल्ले बना रहा है। आपको पता है सर, आप इनडायरेक्टली लोगों के सामने उसका प्रचार कर रहे होते हो। किस बात का? सिगरेट पीता है हीरो तो सिगार पीता है, कोकेन लेता है, नशा करता है। विलन जो है, अगर विलन बनना है तो उसकी ऐसी पर्सनैलिटी होती है, वो पूरे टाइम शराब में टुन्न चलता है। इस तरह से सर आप प्रचार करवाते हो। असल में ये इतना आसान काम है सर कि अगर आप सेंसर बोर्ड से कह दो कि ऐसा कोई भी दृश्य नहीं दिखाओगे तो आपका सारा धंधा बंद हो जाएगा, दुनिया जीने लगेगी। अरे जीना किसको है, हमें असल में टैक्स चाहिए। सर कौन सी सरकार ऐसा करती है? सवाल करेक्ट करिए प्लीज, करेक्ट योर क्वेश्चन। कौन सी सरकार ऐसा नहीं करती है? सवाल इस तरह से पूछिए ना, तब जाकर थोड़ा ढंग का सवाल बनेगा। यानी कि कितना कड़वा सच है ये, जिसको स्वीकार करने में संभवतया आप लोगों को बहुत चैलेंजेस फील हो सकते हैं। हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों का जो हमारे ही द्वारा समर्थन दिया जाता है ना, आप में से कुछ लोग कहेंगे वाह सर, सरकार का आपने खूब बढ़िया से मजा ले लिया। भाई साहब, सरकार को भी पता है ये बात। आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि सरकार को नहीं पता? सरकार को सब पता है। यही टैक्सेशन है जिससे सैलरी जाएगी, यही टैक्सेशन है जिससे पुल का निर्माण होगा, यही टैक्सेशन है जिससे कि फ्रीबीज बांटी जाएंगी। और कोई सी सरकार इसमें पीछे नहीं है, कोई सी सरकार। अगर कोई ये कहे कि एनडीए सरकार अच्छी है, कि कोई ये कहे यूपीए सरकार अच्छी है, कि इंडी गठबंधन अच्छा है, कोई नहीं। सब सरकारों को टैक्सेशन का तरीका पता है कि यही तरीका है, इन पर जितना ज्यादा टैक्स लिया जा सकता है। फिर लोग कहेंगे सर ये तो बीमारी है ना, सिन है ना। तो बोले क्या हो गया, पैसा मिलना चाहिए भाई, खेला पैसे का है भाई। चलो खैर, फिर से आते हैं मुद्दे पर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एप्लीकेशन जो बैटिंग है, सरकार को पता है नहीं रोकेगी। सरकार क्या चाहती है? खेलो, खेल लिया, ठीक बात है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में था मैं नहीं खिलाता तो तुम पत्ती खेल के सट्टा लगाते। तो बोले फिर तो हमने ऐसा कर दिया कि हम इसको सट्टा भी नहीं बोलते, हमें स्किल गेम बोलते हैं। हमारा तो केवल इतना है कि बेटा तुम जो कमा रहे हो ना, उसमें से हमें 40% टैक्स दे देना।
अच्छा, मतलब आप टैक्स के लिए कर रहे हो? बोले हाँ, इसलिए सट्टा खिलाया जा रहा है। नहीं तो इतनी सारी यूनिकॉर्न बनी हुई कंपनियां घूम रही हैं, यूनिकॉर्न बन गई, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी कंपनी कैसे कमा रही है। टैक्स चाहिए सरकार को, समझे सर? अगर टैक्स नहीं दिया तो अरे तभी तो उसे घोटाला कहते हैं। और घोटाला होता क्या है? सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार को टैक्स मिल रहा है ना, सब फेयर है। सरकार को कोयला घोटाला हो, 2G घोटाला हो, 4G घोटाला हो, कोई सा घोटाला हो, घोटाले का मतलब क्या है पहले ये समझो। सरकार को सरकार का टैक्स नहीं मिला, इसका मतलब वो घोटाला हो गया। अब ये भाई साहब समझदारी क्या किए, पैसा कमाए आप लोगों के बीच में से, खुद जाके दुबई बस गए। उससे क्या हुआ? दुबई में बैठ करके ये पैसा मंगा लिए वहां, तो दुबई के साथ सरकार के पास, दुबई के पास पैसा चला गया, भारत सरकार को कुछ मिला नहीं। अच्छा, इनका काम कुछ अटका नहीं, इन्होंने तरीका क्या निकाल लिया, वहां से जनता को, यहां पर गरीब लोगों को पैसा भेजकर उनके अकाउंट से 50-50 हजार रुपए निकालते रहे, तो टैक्सेशन से बच गए। सरकार ने कहा मूर्ख लग रहे हैं क्या यहां पे बैठे हुए तुमको, हैं हमसे कमाओगे हमें ही नहीं पता चलेगा। ये सारा खेला है, पूरी गणित संभवतः आपको समझ में आ गई होगी। आप में बहुत सारे लोगों ने अपने डेली न्यूज़पेपर्स में इसका ही नहीं, ना जाने कितने सारे बैटिंग एप्लीकेशंस का आए दिन विज्ञापन देखते हैं। आपको लगता होगा सरकार खुलेआम ऐसे क्यों विज्ञापन करवा रही है? केवल उद्देश्य समझ में आ गया हो तो फिर आप में से कई क्रिकेटर दिखते होंगे, फलाना क्रिकेटर जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, कई फिल्म कलाकार। टीचर को तो आपने लाद दिया था कि सर टीचर हो आप, इस तरह की बात नहीं करोगे आप। हमने कहा भाई साहब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा तो निर्माण, समाज निर्माण का काम है, हम तो अल्टीमेटली इंस्पायर कर रहे हैं इंडिया को। हम रुक जाएंगे क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा मोरल प्रेशर बचा है। लेकिन जिनके लिए आप चीयर कर रहे हैं कि यस ये जीतेगा, ये हराएगा, ये करेगा, वो आपको आगे आके कहते हैं इसमें इतना लगाओ, इतना बनाओ। तो भाई साहब अल्टीमेटली कुल मिलाकर काम पैसे का चल रहा है। खैर, फिलहाल के लिए बात यह है कि लोगों के अकाउंट से पैसा निकालने का महादेव ऐप काम करता था, और सौरभ चंद्राकार, रवि उत्पल पहले खुद सटोरिये थे, पैसा हार कर अपना एप्लीकेशन डाल दिए, लोगों के पास पैसा पहुंचाकर लोगों के पास पहुंचाने लगे। असल में हुआ ये, करते बेचारे पहले छत्तीसगढ़ से थे, मुझे तो बेचारे लगेंगे ये लोग, इनके पास पैसा मांगने पहुंचे, तुम इतना कमा रहे हो हमें काहे नहीं दे रहे हो। इनने कहा भाई चलते हैं अपन, खुद दुबई निकल गए, अपने रिश्तेदारों को भी दुबई बुला ली कि जो भी पैसा कमा रहा है सब दुबई आके रहने लग जाओ, सेफ जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग वहीं जाकर के महादेव बुक ऐप में बढ़िया से काम करने लग गए। अच्छा, महादेव बुक ऐप को लेकर के कई कहानियां और भी हैं साहब। और कहानियां क्या हैं? असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है कि यहां पर केवल और केवल फिल्म कलाकार नहीं, फिल्म कलाकार तो एक लेवल पर आ रही है बात, यहां राजनीति का भी बड़ा रंग है इसके अंदर। क्या रंग है आइए अब आपको बताते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन निर्माता जो लोग हैं ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ी कहानी को पीछे लेकर चलते हैं। बात है 2020 की। अगर आप द वायर की एक खबर पढ़ें, मतलब IT एंड ED कंडक्ट रेड ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑन भूपेश बघेल एंटायर कोर्ट। भूपेश बघेल के जितने भी मतलब कनेक्टेड जगह थी उन सभी पर रेड की गई। किसके द्वारा? ED और IT के द्वारा। कब की गई? 2020 में। भूपेश बघेल कौन है? छत्तीसगढ़ के CM। ED के द्वारा 2020 में रेड क्यों की गई? कारण था महादेव ऐप। भूपेश बघेल जी का यहां पर ट्वीट देख सकते हैं 2020 में। ऐसा क्या ट्वीट है साहब? यहां लिखा है कि 2 दिन से कथित आयकर के छापे पड़ रहे हैं, यहां पर सरकार की हताशा दिखती है और कुछ नहीं है, सरकार केवल हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रही है क्योंकि आप कांग्रेसी हैं। आप इस चीज को, अच्छा ये राजनीति का बड़ा अच्छा मामला है साहब। अभी जैसे क्या हो रहा है ना, आम आदमी पार्टी पर शराब के चक्कर में वो जो जो पड़ रहे हैं, रेड पड़ रही है ईडी का, जो संजय सिंह के ऊपर या जो जिनके ऊपर भी रेड पड़ रही है, उनको क्या कह दिया जा रहा है? ये सरकार हमारे ऊपर दुर्व्यवहार रखती है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि हमने सरकार से सवाल पूछे। अच्छा, अगर आपने सवाल पूछे तो आपने जो गलत किया क्या वो ढक जाएगा क्या? अगर शराब घोटाला है, आपका शराब घोटाला उजागर हुआ है, सब चीज पता चल रही हैं, तो फिर वो दब जाएगा क्या कि आपने सवाल पूछे थे, सरकार इसलिए आपको माफ कर दे? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी उल्टा सही है कि सरकार जिस तरह से ईडी का उपयोग कर रही है तो लोग सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं कि भैया एक बात बताओ, 95% लोग ऐसे क्यों हैं जो कि केवल और केवल अपोजिशन से संबंध रखते हैं? बाकी जो लोग हैं, क्या वो आपकी तरफ जो आ गए, क्या उन्होंने कभी कोई घोटाला नहीं किया क्या? इसलिए राजनीति में ना वो कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, इसको बदल देना चाहिए, एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स। ठीक है, फिलहाल के लिए भूपेश बघेल जी की क्या कहानी है आप वो भी समझ लीजिए। देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के कई हाई प्रोफाइल लोग वर्ष 2020 में इस महादेव ऐप के द्वारा एक पार्टी बुलाई गई थी दुबई के अंदर। कई बड़े नौकरशाह और राजनेता इस एप्लीकेशन की पार्टी में गए थे,
कहां पर? दुबई गए थे। जब दुबई गए तो ईडी का निशान गया, अरे भाई साहब ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं। समझ में आया कि महादेव ऐप अगर चल वहां रहा है तो पैसा यहां पर जब भेजता होगा तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा आता होगा। जिनके पास पैसा आया सब पार्टी में गए हैं। ईडी का दिमाग एकदम चला गया स्कैनर की तरह। इसी के चलते 30 मार्च 2022 को दुर्ग पुलिस के द्वारा भिलाई के अंदर कई जगह पर रेड मारी गई, कई लोगों के नाम दर्ज किए गए। इस तरह से सटोरियों के द्वारा दर्ज किए गए, मतलब पकड़े गए सटोरियों के पास से इस तरह के मोबाइल, टेलीफोन और कुछ लोग जो क्या काम कर रहे थे, महादेव एप्लीकेशन का पैसा यहां से निकलवा कर ले रहे थे या लोगों का फोन पर सट्टा लगवा रहे थे। पुलिस ने पकड़ लिया साहब, कोई बात नहीं। फिर ईडी इस मामले को 9 दिसंबर को दुर्ग पुलिस को एक पत्र लिखकर कहती है कि भैया पीएमएलए के तहत जो बैंकिंग लेन देन की जानकारी थी वो आप हमें सौंपिए और बताइए कि किन किन खातों पर आपका शक है। 2020 निकल गया, बात आई गई हो गई। लेकिन 2022 में, दिसंबर 2022 में ईडी ने फिर से इस 5000 करोड़ के ट्रांजैक्शन की ऑनलाइन गेमिंग ऐप की जांच करना शुरू किया। 3 महीने तक छत्तीसगढ़ के अंदर छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, दुर्ग में, रायपुर में और बिलासपुर में। स्टेट पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है? आसान भाषा में कहें तो जब आप सरकार से पैसा बचाकर यानी टैक्सेशन बचाकर दाएं बाएं घुमाकर अपने तक पैसा पहुंचा लें तो समझ लीजिए आपने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली है। इसकी कानूनी भाषा परिभाषा मैं सीए वाली नहीं दे रहा हूं, केवल इतना समझ लो, मुझ तक मेरी फीस आनी थी, मान लो कि 10 करोड़ रुपए मुझे फीस लेनी है, लेकिन मैं डायरेक्ट अकाउंट के थ्रू ना लेकर घुमा फिरा कर कहीं से मंगा रहा हूं कि देख मेरे पास टैक्स लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए, मेरे पास केवल पैसा पहुंचना चाहिए। समझ लो आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। बस इसमें पॉइंट इतना सा समझ लो कि पैसा विदेश से आ रहा हो। तो यहां पर दुबई से पैसा घूम फिर कर लोगों तक पहुंच रहा था। जब ट्रेल की जानकारी होने लगी तो महादेव ऐप के खिलाफ होने वाली कार्रवाई का धीरे धीरे सबूत जुटने लगा। जानकारियों में बहुत सारे रायपुर के शीर्ष अखबारों में इस चीज के बड़े बड़े मतलब ये छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा कनेक्टेड था, तो वहां पर कई बड़े नेताओं के नाम, कई बड़ी हस्तियों के नाम इससे धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे। सौरा चंद्राकार और रविचंद्रन जितने भी ये सब लोग, रवि उत्पल, ये छोड़ करके यहां से दूसरी जगह शिफ्ट होने लगे। छत्तीसगढ़ में जनवरी 4 को फिर से एक नया मोड़ आया। और कब आया? जब बीजेपी ने अपने द्वारा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए ईडी से कहा कि वो महादेव ऐप ऑनलाइन बैटिंग स्कैम के मामले में अपनी जांच बिठाए। ऐसी स्थिति में अगस्त 23, 2023 का आप ये न्यूज देखते हैं जब ईडी के द्वारा सर्चेज किए जाते हैं पॉलिटिकल एडवाइजर और ओएसडी भूपेश बघेल जी के घर पर। यानी कि जब सीएम हैं उनके जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं उनके घर पर रेड करवाई जाती है और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के घर पर रेड करवाई जाती है और यह चेक करा जाता है कि उनके पास कोई माल मसाला तो नहीं है। भूपेश बघेल जी के ट्वीट्स इस विषय पर बाहर आते हैं कि सरकार फ्रस्ट्रेशन में है, केंद्र सरकार, उन्हें लगता है कि वो चुनाव हारेंगे, इस वजह से वो ये सारे काम करवा रहे हैं। ठीक है साहब, वो अपनी जगह सही है। ईडी ने अपने द्वारा कई तरह के रेड कंडक्ट करवाई रायपुर और दुर्ग के अंदर इस ऑनलाइन बैटिंग एक्टिविटीज में जब रेड हुई तो भाई साहब यहां पर बहुत सारे लीड एक दूसरे से जुड़ते हुए खुलते चले गए। ईडी के द्वारा भूपेश बघेल जी के बेटे को, उनकी पत्नी को समन करके बुलाया गया कि सर जी ये तार आपसे भी जुड़ रहे हैं। जानकारी ढूंढना शुरू हुई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लोगों को पकड़ धकड़ करना शुरू किया। पकड़ धकड़ में ये न्यूज सितंबर 15 को निकल कर आई। क्या निकल कर आई, जरा न्यूज देखिए। इस महादेव ऐप से 417 करोड़ रुपए का मामला सीज किया गया। मतलब छत्तीसगढ़ के साथ जो तार जुड़े थे वो कोलकाता, भोपाल, मुंबई, इन सभी जगह से 417 करोड़ रुपए इंडिया में सीज किए गए। यानी कि महादेव ऐप ने इंडिया में कितने लोगों को कितने तरीके से अपने साथ मैनेज किया हुआ था। यहां पर चाहे जितना विरोध हो लेकिन ये पैसा कम नहीं है भाई। इतना ज्यादा पैसा जब मिला, इस मामले में जब चीजें सीज होने लगी, सितंबर की ये खबर है, ईडी अभी तक रुकी नहीं है। जब इस तरह का जब परिणाम निकल कर आता है ना तो फिर आपको ये लगने लगता है कर तो सही रही है ईडी, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा आ कहां से रहा है। फिर मान लीजिए राजनीतिक द्वेष भी है, राजनीतिक द्वेष के अंदर ये काम हो रहा है, फिर भी काम तो गलत ही है ना भाई। अगर ईडी का पैसा किसी के पास, मतलब किसी विदेश से पैसा घूम फिर कर किसी के पास पहुंचा है, इसका मतलब दाल काली है।
और दाल काली है तो लोग फिर इस मामले को देख लेते हैं कि यार तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, इतना पैसा। ठीक है साहब, ऐसी स्थिति में ईडी के द्वारा उन कंपनियों को भी जिन्होंने इस पूरी शादी को मैनेज किया था उन पर भी रेड की जा रही है कि जब बेटा इतना पैसा वहां मिल सकता है तो इन्होंने औरों को भी पैसा ऐसे ही दिया होगा। और ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों पर, इतना ही नहीं, मतलब ये माना जा रहा है कि महादेव ऐप के तार तो आईएसआई से भी जुड़े हो सकते हैं। अब तो सभी संभावनाएं हैं। उसी क्रम में अब रणबीर कपूर को बुलाया गया कि भैया चले आओ, क्योंकि आप भी शादी में जाने के कुछ पैसे लिए होंगे, या तो रसीद दिखा दो कि ये नंबर 1 की रसीद है, मुझे ऐसे पैसा मिला था। नहीं मिला था तो बताइए, क्योंकि आपके पास पैसा तो आया है, कैसे आया है बता जाइएगा। उम्मीद है अब आप लोगों को ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, विषय वस्तु क्लियर हो गई हो तो अपने साथियों के साथ इसको साझा कर देना। नहीं समझ में आया हो कोई बात नहीं भाई, कभी अगली बार फिर कर लेंगे आपके साथ चर्चा, है ना। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हमें अच्छा लगेगा। चैनल पर पहली बार आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना भाई, अगली बार फिर से कोई बढ़िया सा कंटेंट लाने का प्रयास करेंगे। बाकी पैसादार